तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th बायोलॉजी का अध्याय 6, ठीक है, जिसका नाम है जनन। ठीक है स्टूडेंट, जनन के मैं आप लोगों को टोटल VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं, वो भी 1 शॉट में। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि जब आप 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, पहले सभी प्रश्न को कॉपी में लिखा, उसके बाद यानी कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे मैंने कॉपी में लिखा, फिर उसको कंप्यूटर पर मैंने टाइप करके आप लोगों के लिए लाया है। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को तनिक भी अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 को समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर देख लेंगे। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि इनमें कौन अलैंगिक, ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये विखंडन भी अलैंगिक जनन का विधि है। फिर मुकुलन भी अलैंगिक जनन में आता है। बीजाणु जनन भी, ये भी अलैंगिक जनन में आता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समझ में आ गया, अलैंगिक जनन में ये तीनों आ जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक, ठीक है, जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ठीक है, जनक के शरीर से क्या निकलती है, तो कलिका निकलती है। तो मुकुलन में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मुकुलन में क्या होती है, जनक के शरीर में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कलिका निकलती है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर का आप लोग जवाब दीजिए कि परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परागकण। ठीक है, चलिए अगला है कि स्त्री केसर, ये सब फूलों में देखे होंगे आप लोग, ठीक है, या नहीं तो जब आप लोग फूल के बारे में पढ़े होंगे, फ्लावर वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर स्त्री केसर, ठीक है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। स्त्री केसर, पुंग केसर, ये सब सुने होंगे आप लोग इन सब चीज़ का नाम। ठीक है, तो वही यहाँ पर है 4 नंबर कि स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं। स्त्री केसर के आधारित, ठीक है, आधारित भाग को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। चलिए अगला बताइए 5 नंबर का कि पुंकेसर के अग्रभाग, पुंकेसर का अग्रभाग का मतलब हुआ कि आगे वाला भाग, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, परागकोश। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। चलिए यहाँ पर है कि निषेचन की प्रक्रिया अर्थात निषेचन की क्रिया अर्थात प्रक्रिया एक ही हुआ। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो निषेचन की क्रिया पूछ रहा है किस में होती है, तो याद रखिएगा पुष्पी पादप, ठीक है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पी पादप और जंतुओं में जो है वो निषेचन की क्रिया होती है। समझ में आ गया ना, और निषेचन की क्रिया के दौरान ही जो है कि एक बच्चे की उत्पत्ति होता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया, चलिए 6 नंबर तक देख लिए। अब हम लोग 7 नंबर का देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की निषेचन के फलस्वरूप, 7वां नंबर का प्रश्न कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। ठीक है, अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, तो फल बनाती है। याद रखिएगा कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय का जो दीवार होता है ना, किसका दीवार स्टूडेंट, अंडाशय का जो दीवार होती है वो क्या बनाती है, तो याद रखिएगा वो फल बनाती है। क्या बनाती है, फल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर का क्या है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें जब मोटी होती है ना, तो वो क्या बनाती है, तो याद रखिएगा बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है, बीजावरण। समझ में आ गया। चलिए अगला है 9 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है, केवल पुष्प जननांग में, ठीक है, अर्थात ये पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो क्या पुरुष जननांग है, तो शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका जो होता है वो केवल पुरुष में पाया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 10 नंबर का क्या है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक
के दोनों के जब संयोग होता है ना तो क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। याद रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि स्त्रियों, ठीक है, ये स्त्री अर्थात समझते हैं महिला, स्त्रियों के मासिक चक्र जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, एमसी कहते हैं, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है, किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है, 28वें दिन, 14वें दिन या फिर 20वें दिन या फिर 30वें दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन बाहर निकलती है। कौन सा दिन स्टूडेंट, 14वें दिन। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इनके बारे में जानते हैं कि महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है ना वो कितने दिनों का होता है। ठीक है, बताएंगे आप लोग कितने दिनों का मासिक चक्र होता है। ठीक है, हालांकि ये नॉलेज हर इंसान को होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बताएंगे कि मेंस्ट्रुएशन में मासिक चक्र कितने, ये जो मासिक चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है, कमेंट में जरूर इसका जवाब देंगे। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, लैंगिक जनन से होने वाला रोग नहीं है। वही यहाँ पर है, समझिए फिर से कि निम्नलिखित में कौन है जो लैंगिक जनन के वजह से जो कि होने वाला रोग नहीं है। तो ये टाइफाइड जो है ना ये लैंगिक जनन के वजह से नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई स्त्री और पुरुष कितना भी जनन कर रहा है, जनन प्रक्रिया कर रहा है तो उसको टाइफाइड नहीं होगा, लेकिन एड्स हो सकता है। ठीक है, गोनोरिया हो सकता है और क्या है यहाँ पर देखिए सिफिलिस हो सकता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होगा क्योंकि टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, और सबसे खतरनाक है इसमें एड्स से हर इंसान को बच के रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर तक हम लोगों ने समाप्त कर दिया। चलिए 13 नंबर का अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट की निम्नलिखित विशेषताओं में, ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। कौन है जो अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, तो युग्मकों का निर्माण। ठीक है, युग्मकों का निर्माण जो है ये क्या है, तो अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, घ नंबर का देखिए हो, मतलब आगे देखते हैं 14 नंबर का कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है, अर्थात ख भी और ग भी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और आपको अगर लगेगा कि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को 2 बार देख लेंगे, ताकि क्या होगा आप लोगों को अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 15 नंबर का बताइए कि ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसमें, तो ईस्ट में। याद रखिएगा ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है ना वो किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। समझ में आ गया। चलिए 16 का जवाब दीजिए कि बहुकोश के जीवों में होने वाला मुकुलन का उदाहरण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रा है, बहुकोश के जीवों में होने वाला मुकुलन का उदाहरण हाइड्रा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7 नंबर का, ये 17 नंबर का कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। मुख्य विधि पूछ रहा है क्या है, तो कवकों में हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है, तो कवकों में। ठीक है, चलिए 17 भी हो गया। अब हम लोग 18 का देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर है कि कैलस, क्या लिखा हुआ है, देखिए कैलस का निर्माण कहाँ होता है। जवाब दे सकते हैं आप लोग स्टूडेंट कि कैलस का निर्माण कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तकों के संवर्धन में होता है। ठीक है, कैलस होता नहीं है, कैलस का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तकों, ठीक है, अर्थात उत्तक संवर्धन में होता है, उत्तक संवर्धन में होता है। चलिए अगला देखिए कि बाह्य दल एवं दल पुंज को कहा जाता है। बाह्य दल और दल पुंज को क्या कहा जाता है, तो सहायक अंग कहा जाता है। कौन सा अंग कहा जाता है स्टूडेंट, सहायक अंग। ठीक है, 20 नंबर का देखिए क्या है कि पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, पुष्प के नर भाग को, तो पुष्प के नर भाग को हम लोग दल पुंज कहते हैं। कौन सा पुंज कहते हैं स्टूडेंट, तो दल पुंज कहते हैं। ठीक है, 21 नंबर का है कि पौधों में, ठीक है, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। पौधा का जो मादा भाग होता है ना उसे हम लोग जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। अगला देखिए 22 नंबर का कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है। तो अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। ऐसा नहीं कि इनमें से सभी है तो उसमें टिक मार देंगे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट का मन में ये रहता है कि अगर सवाल में इनमें से सभी है तो उसमें टिक मार दो, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है स्टूडेंट, अगला है 23 नंबर का कि भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। कहाँ पर अवस्थित रहता है, तो बीजांड में अवस्थित रहता है। कहाँ पर अवस्थित रहता है, भ्रूण कोश मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर अवस्थित रहता है, तो बीजांड में अवस्थित रहता है। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर का यहाँ पर,
ठीक है स्टूडेंट, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को कहा जाता है परागकण कहा जाता है। पहुँचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो परागन कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है? परागन। फिर से समझिए कि परागकणों का परागकोश से निकलकर, कहाँ से? परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को कहा जाता है तो परागकण कहा जाता है। ठीक है, परागन बार बार वही पढ़ देते हैं, परागन कहा जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर का देखिए स्टूडेंट क्या है कि स्वपरागन किन पौधों में संभव है? जो स्वपरागन है वो किन पौधों में संभव है स्टूडेंट? तो केवल उभयलिंगी में ऐसा हो सकता है। ठीक है, किस में हो सकता है? केवल उभयलिंगी जो होता है ना उसमें स्वपरागन हो सकता है। ठीक है, चलिए 25 का देखिए क्या है, यहाँ निषेचन, यहाँ मिस्टेक हो गया था तो मैंने नीचे लिख रखा है कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजन होकर बनाता है। बताइए क्या बनाता है? तो भ्रूण बनाता है। जब निषेचन की प्रक्रिया होता है ना तो विभाजन होकर क्या बनाता है? तो भ्रूण का निर्माण करता है। समझ में आ गया? चलिए 26 नंबर का देखिए क्या है कि इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है? शुक्राणुओं का क्या है? संग्रह स्थान है जहाँ शुक्राणु परिपक्व होकर सक्रिय होकर जो है कि निषेचन करता है। अर्थात वहाँ पर शुक्राणु क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है और निषेचन करता है। तो कहाँ पर? तो अधिविषण में वो परिपक्व होता है। जो शुक्राणु होता है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणु, ठीक है, वो कहाँ पर परिपक्व होता है? तो अधिविषण में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। ठीक है, और वो परिपक्व होने के बाद वो निषेचित जो है कि निषेचन की प्रक्रिया में वो शामिल होकर निषेचित कर देता है। चलिए अगला बताएंगे 27 नंबर का कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेधन, ठीक है, निषेधन होता है। बताइए, निषेधन होता है फ्लोपियन ट्यूब में, निषेधन नहीं होगा, निषेचन होगा। ठीक है, क्या होगा? निषेचन। फिर से समझिए कि मनुष्यों में शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु जो कि पुरुष में होता है, अंडाणु जो कि महिला में होता है, जब दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाता है स्टूडेंट तो इससे क्या होता है? शुक्राणु महिलाओं के अंडाणु से जो कि मिलता है और वही जो है कि कहाँ पर मिलता है? तो फ्लोपियन नलिका में मिलता है। ठीक है, वही तो अर्थात निषेचन की प्रक्रिया फ्लोपियन नलिका में होता है। इसे हम लोग फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होता है। समझ में आ गया? फिर से समझिए कि मनुष्यों में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लोपियन नलिका में होता है। अब आप लोग समझ गए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि यह सर समझ में आ गया। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, अगर दोस्त वगैरह है तो शेयर कीजिए, अगर दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दुश्मन है ना जी तो उसे भी शेयर कर दीजिए, लेकिन दुश्मन को कोई शेयर तो नहीं करता है तो आप लोग भी मत कीजिए और पढ़िए। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अगला है 29 नंबर का, देखिए यहाँ पर कितना नंबर का स्टूडेंट? 29 नंबर का, किस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है? तो याद रखिएगा अंडाणु के निषेचित होने के बाद। ठीक है, अंडाणु के क्या होने के बाद? तो निषेचित होने के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, अंडाणु के निषेचित होने के बाद ऐसा होता है। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है हम लोगों का। ठीक है, 30 नंबर का ना, कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन है जो क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है गोनोरिया, ये भी लैंगिक जनन की वजह से होता है, और सिफिलिस ये भी, और एड्स ये भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 31 का क्या है कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक सरल विधि क्या है? जनसंख्या अगर आप लोगों को नियंत्रण करना है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों के लिए सबसे अगर अच्छा चीज़ है तो वो है कंडोम का प्रयोग करना, जिससे क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर 32 नंबर का कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों में, ठीक है, स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है? तो सर्जिकल विधि क्या है? यानी कि तो स्त्री नसबंदी है। और ठीक है, ये स्त्री जो नसबंदी है इसी से क्या होता है? कोई भी स्त्री है वो फिर उसका गर्भ नहीं ठहरता है जब वो स्त्री नसबंदी करवा लेती है तब। ठीक है, तो 32 नंबर का भी समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग 33 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि क्या है?
ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों में अपनाई जाने वाली एक सरल विधि कोपट टी है। क्या है मैं आपको बता दूं, स्त्रियों में कोपट टी और पुरुष में क्या है, तो पुरुष में कंडोम है। समझ में आ गया। अगर सर्जिकल विधि अगर पूछे तो नसबंदी है, ठीक है। स्त्री नसबंदी है, वो नसबंदी से क्या होता है, अंडाणु नहीं आ पाता है और निषेचन की क्रिया नहीं होती। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने, ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, वो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष भी अपना नसबंदी करा सकता है, केवल महिला ही नहीं पुरुष भी अपना नसबंदी करा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर का कि लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पीस है, ठीक है। हर्पीस है वो क्या है, अर्थात ये जो लैंगिक जनन की वजह से जो एक रोग होता है जिसका नाम है स्टूडेंट हर्पीस, उससे क्या होता है बता सकते हैं। तो याद रखिएगा वायरस जनित रोग होता है, ठीक है। उससे तो बीमारी होगा, ये आपके लिए तो हानिकारक है ही, और ये एक वायरस जनित रोग है। वही यहाँ पर पूछा है कि ये रोग हर्पीस है वो क्या है, तो वायरस जनित रोग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर का कि स्त्रियों के मूत्र जनन, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का जो रोग है वो ट्राइकोमोनिएसिस है। वो क्या है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये जो रोग है ना, ये रोग प्रोटोजोआ के वजह से होता है, ठीक है। चलिए 36 का देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ है। स्त्रियों का क्या है, बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ है। तो हाइमेन जो है ना, हाइमेन पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप सर्च कीजिए विजय स्टडी पॉइंट हाइमेन, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को इससे डिटेल में जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ है बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हाइमेन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि क्या है हम लोगों का। अब हम लोग का समाप्त होने वाला है। मैं आपको टोटल 40 प्रश्न दे रहा हूँ स्टूडेंट, कितने 40, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर है कि पुरुष का शीशन का शिखर भाग क्या होता है, तो हाइमेन होता है, ठीक है। हाइमेन ही होगा। अगला देख लेते हैं 38 का कि पुरुष का मैथुन अंग क्या होता है, अर्थात पुरुष का मैथुन अंग जिससे शुक्राणु निकलता है वो क्या होता है, तो वो शीशन होता है, ठीक है। क्या होता है, शीशन। समझ में आ गया। 38 नंबर तक हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर का कि नर युग्मक कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, नर युग्मक क्या कहलाता है, नर युग्मक शुक्राणु है। और मादा युग्मक अगर कभी भी पूछ ले तो मादा युग्मक अंडाणु है। मादा युग्मक क्या है, तो अंडाणु। मेरे प्यारे बच्चों ये मादा युग्मक है और शुक्राणु जो है ये नर युग्मक है, ठीक है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है। अंतिम प्रश्न स्टूडेंट इस वीडियो का कि नीचे दिए गए चित्र में, अर्थात यहाँ पर एक चित्र बना हुआ था, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में स्थान मनुष्य के लिए नर जननांग को दर्शाता है, तो इसका राइट शुक्र वाहिका हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हटाइए ये प्रश्न को। यहाँ अगर जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा ना तो नीचे चित्र रहेगा। देखिए यहाँ चित्र दिया है ना, तो यहाँ पर तो चित्र जो है कि थोड़ा दिक्कत हो गया, तो नॉर्मली इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका। स्टूडेंट चलिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट करके बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद फिर एक चैप्टर और बच जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।